नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत संसार अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं आपका आगामी जो परीक्षा है यूपी पुलिस के अलावा तुम्हारा आरओ, एआरओ और यूपी पीसीएस, ठीक है? उन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए भारतीय इतिहास की शुरुआत करते हैं। तो भारतीय इतिहास में सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग जो है प्राचीन भारत, एंशिएंट इंडिया। तो प्राचीन भारत के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले। तो प्राचीन भारत की शुरुआत करते हैं, इसके बाद मध्यकालीन और आधुनिक भारत को पूरा करेंगे कंप्लीट, ठीक है? तो चलिए आज की क्लास को देखते हैं। सबसे पहले प्राचीन भारत। तो प्राचीन भारत के बारे में अगर बात करें तो कुछ साक्ष्य या स्रोत प्राप्त हुए हैं। प्राचीन भारत को 3 भागों में बाँटकर पढ़ा जाता है। सॉरी, इतिहास को 3 भागों में बाँटकर पढ़ा जाता है। नंबर 1 है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत और तीसरा है आधुनिक भारत, ठीक है? जो प्राचीन भारत है, इसका जो काल माना जाता है आपका, प्राचीन भारत का जो काल माना जाता है वो 0 से लेकर प्राचीन काल का जो काल माना जाता है वो आपका 0 से लेकर, ठीक है? 0 से लेकर लगभग तुम्हारा 712 ईस्वी तक। 712 ईस्वी यानी कि जब तक मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण नहीं किया तब तक माना जाता है। उसके बाद 712 से लेकर तुम्हारा 1707 ईस्वी तक, जब तक औरंगजेब के देहांत तक, इसको मध्यकालीन भारत के अंतर्गत पढ़ा जाता है और उसके बाद आधुनिक भारत पढ़ते हैं 1947 तक। तो आज स्टार्ट करते हैं प्राचीन भारत। प्राचीन भारत यानी कि एंशिएंट इंडिया, ठीक है? तो इसमें सबसे पहला जो चैप्टर रहेगा आपका, उसके बारे में बात करेंगे। या सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इतिहास किसको कहा जाता है, ठीक है? एक ऐसा काल जिसके हमें लिखित और पुरातात्विक दोनों प्रकार के साक्ष्य प्राप्त हुए हों। ऐसे काल को इतिहास में शामिल किया गया है। जिस काल में मानव का विकास हुआ है तथा उस काल के हमें साक्ष्य या स्रोत मिले हों तो उसी काल को इतिहास कहा जाता है। इनके उनके सबूत प्राप्त हुए हैं तो उस काल को इतिहास कहा जाता है। इतिहास को 3 भागों में बाँटकर पढ़ा जाता है। नंबर 1 प्रागैतिहासिक काल, नंबर 2 आपका आद्य ऐतिहासिक काल और नंबर 3 है आपका ऐतिहासिक काल। इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में हमें केवल पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए, यानी कि लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। जिस काल में हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है और इस काल में मानव आदि मानव था। इसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो इस काल में लिखित और पुरातात्विक दोनों प्रकार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लेकिन लिखित साक्ष्यों को अब तक भी पढ़ा नहीं गया है, तो उसे आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। इसमें पढ़ेंगे हम लोग हड़प्पा सभ्यता। इसके बाद ऐतिहासिक काल जो माना जाता है उसमें आपका पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और साहित्यिक साक्ष्यों को पढ़ भी लिया गया है, जैसे कि तुम्हारे वेद, ठीक है? तो यानी कि कुल मिलाकर वैदिक काल से इस काल की शुरुआत मानी जाती है ऐतिहासिक काल की। तो वैदिक काल से लेकर अब तक का जो काल रहा है उसे ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है, ठीक है? तो सबसे पहले बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल की। चलिए देखते हैं जी प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल एक ऐसा काल जिसमें हमें लिखित और सॉरी जिस काल में हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, यानी कि एक ऐसा काल जिसमें केवल पुरातात्विक यानी कि पत्थर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उस काल को ही प्रागैतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। इसलिए प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। तो यानी कि पत्थर का ये काल था, इसलिए इस काल को पाषाण काल भी कहा जाता है। अब पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। तो सबसे पहले बात करेंगे पुरापाषाण काल की। चलिए जी पुरापाषाण काल के बारे में देखते हैं। पुरापाषाण काल जो है आपका अनिश्चित काल से लेकर लगभग 8000 बीसी तक माना जाता है। 8000 बीसी, बीसी का मतलब होता है 1 ईस्वी से 8000 साल पहले की बात, ठीक है? 1 ईस्वी से 8000 साल पहले की बात, ठीक है? उसके बारे में तो इस काल में मानव के द्वारा एक तो आग का आविष्कार किया गया, यानी कि आग की खोज की गई थी, लेकिन आग का प्रयोग मानव इस काल में नहीं जानता था। आग का प्रयोग मानव इस काल में नहीं जानता था, लेकिन आग की मानव ने इस काल में खोज कर ली थी। इसके अलावा मानव ने पत्थरों के कुछ औजार व हथियार इस काल में बना लिए थे और उन्हीं से वो शिकार करता था, ठीक है? अब औजार कौन-कौन से प्राप्त हुए हैं? एक इसमें हैंड एक्स है, यानी कि कुल्हाड़ी इसको कहा गया है। हैंड एक्स को ही कुल्हाड़ी के नाम से जाना जाता है। स्क्रैपर्स और क्लीवर्स आदि जो है इस काल में प्राप्त हुए। तो सबसे पहला जो औजार मानव के द्वारा प्रयोग यूज़ किया गया वो था आपका कुल्हाड़ी, यानी कि मानव के द्वारा सबसे पहला जो औजार या हथियार इस्तेमाल किया गया उसका नाम था कुल्हाड़ी या हैंड एक्स उसको कहा जाता था। और ये सभी जो औजार थे ये या तो पत्थर के थे या फिर हड्डियों के थे और इनका आकार काफी बड़ा था, ठीक है? इसी काल में आपका प्रागैतिहासिक काल में ही मानव जो है आदि मानव था। मानव जो था आदि मानव था और उसको आखेटक भी कहा जाता था। इस काल में जो मानव था उसे आखेटक आखेटक यानी कि शिकारी, यानी कि इस काल में जो मानव था वो शिकारी था। इस काल में जो मानव था वो शिकारी था। शिकार पर उसका ही जीवन यापन होता था, ठीक है? शिकार पर ही उसका जीवन यापन था। इस काल में जो मानव था वो आखेटक था। आखेटक के अलावा जो है इस काल में जो मानव था उसको खाद्य संग्राहक भी कहा जा सकता है। खाद्य संग्राहक खाद्य संग्राहक यानी कि भोजन को एकत्रित करने वाला,
खाद्य संग्राहक के नाम से भी उसको जाना जाता है। इनके भोजन की तलाश में इधर-उधर घूमता रहता था। तो इस काल में मानव आखेटक था और खाद्य संग्राहक था। अब बात करें इस काल की, इस काल में कुछ प्रमुख स्थल प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ-कहाँ से प्राप्त हुए हैं स्थल के बारे में बात कर लेते हैं। स्थल की अगर बात करें, इस काल के जो साक्ष्य मिले हैं आपके बेलन नदी घाटी, सोन नदी घाटी, इसके अलावा नर्मदा नदी घाटी से कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो बेलन नदी घाटी कहाँ पर है? बेलन नदी घाटी मिर्जापुर और सोनभद्र के क्षेत्र में है। मिर्जापुर व सोनभद्र के क्षेत्र में बेलन नदी घाटी है। वहां से मानव के कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इस काल के कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा सोन नदी घाटी मध्य प्रदेश और सोनभद्र वाले क्षेत्र से होकर बहती है, इसके अलावा बिहार से बहती है। तो इस क्षेत्र से भी इस काल के कुछ आपके जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कौन से काल के? पुरापाषाण काल के। इसके अलावा नर्मदा नदी घाटी से, नर्मदा नदी घाटी से भी आपका भीमबेटका की जो गुफाएं प्राप्त हुई हैं, यहाँ से कुछ गुफा चित्रकारी प्राप्त हुई हैं। गुफा चित्रकारी प्राप्त कहाँ से हुई है? ये भीमबेटका की जो गुफाएं हैं कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के भोपाल में, भोपाल के पास भीमबेटका की गुफाएं हैं, यहाँ से इस काल के कुछ चित्रकारी प्राप्त हुई है। इसके अलावा अगले काल की बात करें तो इस काल में देख ले पुरापाषाण काल में एक तो मानव आखेटक था, इसके अलावा खाद्य संग्राहक था। मानव ने अपना सबसे अधिक समय इसी काल में गुजारा। इसके अलावा आग की खोज इस काल में मानव के द्वारा कर ली गई थी। इसके अलावा मानव के द्वारा पत्थर व हथियारों के औजारों का उपयोग किया गया। वे हथियार कौन-कौन से थे? तो हैंड एक्स, स्क्रैपर्स और क्लीवर्स। हैंड एक्स को ही कुल्हाड़ी के नाम से जाना गया। तो मानव के द्वारा उपयोग में लाई गई सबसे पहला जो हथियार था या औजार था, उसको कुल्हाड़ी कहा गया। इसके अलावा इस यहाँ से स्थल कौन-कौन से प्राप्त हुए? तो बेलन नदी घाटी यानी कि उत्तर प्रदेश में आपका मिर्जापुर और सोनभद्र वाला क्षेत्र। इसके अलावा सोन नदी घाटी एमपी और मध्य प्रदेश में सोनभद्र व बिहार का क्षेत्र। इसके अलावा नर्मदा नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी में आपका जो है भोपाल के आसपास वाला जो क्षेत्र है, वहां से भीमबेटका की गुफाएं हैं और उनकी जो चित्रकारी प्राप्त हुई है, ये पुरापाषाण काल की ही प्राप्त हुई है। ठीक है, चलिए जी, तो अगले काल में चलते हैं। इसके बाद मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल का जो समय जो माना जाता है वो लगभग तुम्हारा 8000 बीसी से लेकर 4000 बीसी के आसपास तक माना जाता है। ये अलग-अलग बुकों में अलग-अलग है। तो टाइमिंग को लेकर जो है इसमें कोई यहाँ से तुम्हारा क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है? सन इसके पूछे नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ को लेकर जो है ना अलग-अलग बुकों में अलग-अलग इसमें दिया गया है। तो इस काल में औजारों का आकार छोटा हो गया था। इस काल में जो मानव के द्वारा जो औजार यूज किए जा रहे थे पूरे पाषाण काल में, बड़े औजार थे, उन औजारों का आकार छोटा हो गया। इसीलिए उन औजारों को माइक्रोलिथ के नाम से जाना गया। इस प्रकार के औजारों को यानी कि छोटे औजारों को माइक्रोलिथ के नाम से जाना गया और ये औजार भी आपके पत्थर व हड्डियों के ही हुआ करते थे। इसके बाद बात करें, इस काल में मानव के द्वारा पशुपालन की शुरुआत की गई। ये तुम्हारा मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा कि मानव के द्वारा पशुपालन की शुरुआत किस काल में हुई थी? तो मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में मानव के द्वारा पशुपालन की शुरुआत हुई और सबसे पहले पशुपालन के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं राजस्थान व मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश में एक जिला पड़ता है आपका, एक क्षेत्र पड़ता है आदमगढ़, यहाँ से प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में बागोर से जो है पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं और मानव के द्वारा पाला गया सबसे पहला पशु कौन सा था? तो मानव के द्वारा पाला गया सबसे पहला पशु था कुत्ता। ठीक है, इसके अलावा मानव अस्थियों के प्रथम साक्ष्य भी आपके इसी काल में प्राप्त हुए हैं और उत्तर प्रदेश के प्रतापनगर, उत्तर प्रदेश में जो प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ जिला है, उसमें एक एक क्षेत्र है आपका सराय नाहर। सराय नाहर से जो है मानव अस्थियों के कंकाल प्राप्त हुए हैं। तो भारत में पहली बार मानव अस्थियों के जो साक्ष्य मिले हैं वो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में सराय नाहर से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा आग का इस काल में देखिए, पुरापाषाण काल में मानव के द्वारा आग का उपयोग शुरू कर जो है आग की खोज कर ली गई थी, लेकिन उपयोग नहीं जानता था मानव। लेकिन इस काल में मध्य पाषाण काल में मानव के द्वारा आग का उपयोग शुरू कर दिया गया। आग का उपयोग इस काल में मानव के द्वारा शुरू कर दिया गया। ठीक है, तो इस काल में क्या क्या है आपका? देखिए, इस काल में एक तो जो हथियार थे उनका आकार छोटा हो गया जिस कारण उन्हें आपका माइक्रोलिथ के नाम से जाना गया। दूसरा पॉइंट इसमें है आपका, इस काल में जो है आपके मानव मानव के द्वारा पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। तो पहली बार मानव के द्वारा जो पशु पाला गया था वो कुत्ता था। मानव के द्वारा पाला गया सबसे पहला पशु कौन सा था? तो कुत्ता था। और इनके साक्ष्य कहाँ-कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मध्य प्रदेश में आदमगढ़, राजस्थान के बागोर, इन दोनों स्थानों से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद बात करें, मानव की अस्थियां भी प्राप्त हुई है सबसे पहले इसी काल में। उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है प्रतापगढ़, उसमें एक स्थान है सराय नाहर। सराय नाहर से पहली बार मानव अस्थियों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं और इसके द्वारा इसी काल के अंत में जो है आग का उपयोग भी शुरू कर दिया था मानव के द्वारा। ठीक है, तो कुछ ये पॉइंट थे आपके इस काल से संबंधित। इसके बाद बात करेंगे नवपाषाण काल की। तो नवपाषाण काल का जो काल माना जाएगा लगभग 4000 बीसी से लेकर 2500 बीसी के आसपास माना जाता है और उसके बाद आपका जो है उसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाएगा 2500 के बाद। ठीक है, तो मानव ने इस काल में कृषि की शुरुआत की थी।
आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मानव के द्वारा कृषि की शुरुआत सबसे पहले किस काल में की गई और उसके साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो नवपाषाण काल में पहली बार मानव के द्वारा कृषि की शुरुआत की गई और इसके जो प्रमाण मिले हैं वे आपके पाकिस्तान में एक क्षेत्र पड़ता है बलूचिस्तान, उसी में एक स्थान है मेहरगढ़। मेहरगढ़ से बलूचिस्तान, मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान से पहली बार कृषि के पशु जो किस कृषि के अवशेष प्राप्त हुए हैं और इनमें तुम्हारा जो है कपास, जौ और गेहूँ जो है इनकी कृषि मानव के द्वारा सबसे पहले की गई थी, ठीक है? और इनमें भी तुम्हारा जो है जौ की कृषि सबसे पहले की गई, उसके बाद कपास और गेहूँ का उत्पादन मानव के द्वारा किया गया। तो कृषि की जो शुरुआत की गई थी मानव के द्वारा किस काल में की गई? कृषि की शुरुआत मानव के द्वारा की गई कौन से काल में? नवपाषाण काल में। जब मानव के द्वारा कृषि की शुरुआत की गई तो इस काल में मानव को एक जगह स्थायी रहना पड़ा, ठीक है? एक जगह स्थायी रहना पड़ा। तो स्थायी निवास की शुरुआत भी इसी काल में हुई। स्थायी निवास की शुरुआत भी नवपाषाण काल से ही मानी जाती है। स्थायी काल की शुरुआत स्थायी निवास करना प्रारंभ मानव ने इसी काल में किया। इसके अलावा अब बात करें जौ की और गेहूं, जौ, गेहूं और कपास ये आपके मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। लेकिन अगर बात करें चावल की कि चावल के सबसे पहले साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए तो कोल्डी हवा पड़ता है आपका प्रयागराज में, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद या प्रयागराज में कोल्डी हवा नामक क्षेत्र से सबसे पहले चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका, ठीक है? तो चावल के साक्ष्य सबसे पहले मानव को कहां से मिले हैं? तो भारत में सबसे पहले चावल के जो साक्ष्य मिले कोल्डी हवा से मिले हैं, जो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसके अलावा मानव के साथ कुत्ते की अस्थियां जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम से प्राप्त हुई है। जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम से मानव के कंकाल के साथ कुत्ते की अस्थियां भी प्राप्त हुई है। ठीक है? इसके बाद 300 बीसी के बाद क्या देखिए, इसके अलावा इसी काल में जो है मानव के द्वारा चाक, इसके अलावा पहिया और स्थायी निवास यानी कि मकान बनाकर या झोपड़ियां बनाकर मानव रहने लगा, यानी कि स्थायी निवास की शुरुआत हुई। तो नवपाषाण काल में क्या हुआ? एक तो कृषि की शुरुआत हुई। कृषि के सबसे पहले प्रमाण कहां से मिलते हैं? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ कहां पर है? बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान कहां पर है? पाकिस्तान में, ठीक है? इसके अलावा यहां से क्या मिले हैं? तो जौ, कपास, गेहूं के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा चावल के सबसे पहले साक्ष्य कहां से मिले हैं? उत्तर प्रदेश के कोल्डी हवा से मिले हैं। और मानव के साथ कुत्ते की जो अस्थियां प्राप्त हुई है एक कब्र ग्रह से, गर्तवास से तो वे बुर्ज होम से प्राप्त हुई है और वो आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके अलावा 3000 बीसी के आसपास मानव के द्वारा प्रथम धातु का आविष्कार किया गया और उस धातु को तांबा कहा गया। तो मानव के द्वारा उपयोग में लाई गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? तो वो थी जी आपकी तांबा। तो तांबे का उपयोग मानव के द्वारा सबसे पहले किया गया। इसी कारण इस काल को ताम्र युग या ताम्र पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। तो नवपाषाण काल का जो अंतिम समय था उसको ताम्र युग या ताम्र पाषाण काल के नाम से भी जाना गया। तांबे और पत्थर का काल, इसीलिए इसको जो है ताम्र पाषाण काल या ताम्र युग के नाम से भी जाना जाता है। तांबे का काल भी कहा गया इस काल को। इसके बाद लगभग 2500 बीसी के आसपास मानव के द्वारा लिपियों का आविष्कार कर लिया गया और इसी के साथ हम जो है आद्य ऐतिहासिक काल में प्रवेश करेंगे। तो अगला जो तुम्हारा टॉपिक होगा वो होगा आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है? तो नवपाषाण काल में क्या है? एक तो आपका सबसे पहले मानव के द्वारा कृषि की शुरुआत की गई। जब कृषि की शुरुआत की गई तो मानव को एक जगह रुकना पड़ा। स्थायी निवास की शुरुआत हुई। स्थायी निवास की शुरुआत हुई, सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहां से मिले? मेहरगढ़ से मिले। जौ, गेहूं और कपास के प्रमाण मिले। सबसे पहले चावल के प्रमाण उत्तर प्रदेश के कोल्डी हवा, इलाहाबाद से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा इसी काल में पहिए की खोज की गई। इसी काल में मानव के द्वारा चाक की खोज गई, स्थायी निवास की शुरुआत की गई, ठीक है? और इस काल में ही आपका तांबे की खोज की गई। और तांबे की खोज करने के कारण ही इस काल को ताम्र पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। और 2500 बीसी के आसपास जो है मानव ने लिपियों का आविष्कार कर लिया था। तो इसीलिए जो है इसके बाद का जो काल कहलाएगा वो आद्य ऐतिहासिक काल कहलाएगा, ठीक है? तो अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला जो टॉपिक चलेगा तुम्हारा आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है? देखिए फटाफट है तुम्हारा जो है ना, फटाफट इसमें मैं तुम्हारा जो है इतिहास का रिवीजन करा रहा हूँ एक तरह से, ठीक है? हिस्ट्री का तुम्हारा इसमें रिवीजन रहेगा जो तुम्हारा आरओ यूपीपीसीएस और तुम्हारा यूपी पुलिस के लिए काफी यूजफुल होने वाला है ये क्लास, ठीक है? चलिए जी, तो अब पढ़ेंगे हम आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल का जो काल माना जाता है कुछ बोली, ये देखिए अलग अलग बुकों में इसका काल अलग अलग दिया गया है, ठीक है? तो लगभग जो आपका माना जाता है आपका 2500 बीसी से, 2500 बीसी से लेकर इसमें 2500 बीसी से 1750 बीसी, 1750 बीसी के आसपास का जो काल माना जाता है, ठीक है? 1750 बीसी के आसपास का जो काल माना जाएगा उसको आद्य ऐतिहासिक काल या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसी को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। और इसका जो ये काल जो निर्धारित किया गया है ये आपका निर्धारित किया गया है आपका इसका जो काल निर्धारित किया गया है ये किया गया है आपका C14 पद्धति, यानी कि कार्बन 14 पद्धति के आधार पर इसका काल निर्धारित किया गया है। तो इसके बारे में बात करते हैं। चलिए हड़प्पा सभ्यता को पढ़ते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानते हैं जी।
ये देखिएगा 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को लॉर्ड डलहौजी के काल में भारत में प्रथम यात्री रेल की शुरुआत की गई। कहां से कहां तक? तो मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर तक चली, जिसके बारे में आप सभी को जानकारी होगी भी पहले से, ठीक है। तो मुंबई से ठाणे के बीच सबसे पहले 1853 में 16 अप्रैल 1853 में लॉर्ड डलहौजी के काल में मुंबई से ठाणे के बीच पहली रेलवे चलाई गई। इसी के साथ भारत में रेलवे के विकास की शुरुआत हुई। लेकिन 1921 से पहले यह माना जाता था कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता जो है वो वैदिक सभ्यता को माना जाता था, जो 2500 बीसी के आसपास शुरू हुई थी, जिसे आर्यों ने बनाया था, ठीक है। और ये लोग मध्य एशिया से आए थे, ठीक है। ये आपका जो है अगला टॉपिक रहेगा वैदिक काल का। लेकिन लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 ईस्वी के काल में रेलवे का विकास बहुत तेजी से हुआ और पाकिस्तान के क्षेत्र में रेलवे का निर्माण किया जा रहा था। उसी समय उस क्षेत्र में जो बड़े बड़े रेत के टीले थे उनको बिछाया गया। उनको बिछाने के संबंध में वहां से कुछ अवशेष प्राप्त हुए, लेकिन उन पर कोई ज्यादा ध्यान इन लोगों ने नहीं दिया। इसके बाद 1856 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम, जिसे भारतीय पुरातत्व का जनक भी माना जाता है, भारतीय पुरातत्व का जनक भी माना जाता है, इन्होंने इन साक्ष्यों को इकट्ठा किया और रिसर्च के लिए इकट्ठा किया, लेकिन किसी भी परिणाम पर, वे अंतिम परिणाम पर इसको लेकर नहीं पहुंच पाए। इन साक्ष्यों को उसने कलकत्ता म्यूजियम में रखवा दिया। इसके बाद कलकत्ता म्यूजियम का जो निर्माण करवाया गया था वो 1856 से 57 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के काल में करवाया गया। लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के पहले वायसराय भी थे, ठीक है। तो इनके समय जो है कलकत्ता म्यूजियम का निर्माण करवाया गया। अलेक्जेंडर कनिंघम जो भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। इसके बाद बात करें कर्जन की, तो 1899 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक, 1899 में लॉर्ड कर्जन भारत आए, भारत के वायसराय बनकर, और 1905 तक रहे। इन्होंने 1905 ईस्वी में पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की और कलकत्ता म्यूजियम को इसका कार्यालय बनाया। इन्होंने ऑफिस बनाया, हेड ऑफिस बना दिया। ये वर्तमान में भारतीय संग्रहालय कहलाता है, जो भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय भी है। कहां पर है जी? कलकत्ता में। इसके जो सबसे पहले अध्यक्ष बनाए गए, वे बनाए गए थे जॉन मार्शल। जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही दो भारतियों को पाकिस्तान के क्षेत्र में खुदाई के लिए कार्य सौंपा गया। एक थे आपके दयाराम साहनी और दूसरे थे राखलदास बनर्जी। तो सबसे पहले दयाराम साहनी की बात करें। दयाराम साहनी जो थे, ठीक है, इन्होंने 2121 ईस्वी में 1921 ईस्वी में मांड गोमड़ी जिला पड़ता है पाकिस्तान में, यहाँ पर रावी नदी के तट पर एक स्थल की खोज की, जिसका नाम था हड़प्पा, जिसका नाम हड़प्पा था। इसके बाद दूसरा जो व्यक्ति था, उनका नाम था राखलदास बनर्जी। 1922 ईस्वी में, एक साल बाद, इन्होंने लरकाना नामक स्थान पर, जो पाकिस्तान में स्थित था, मोहनजोदड़ो, जो सिंधु नदी के तट पर था, इस स्थल की खोज की, ठीक है। तो सिंधु के तट पर मोहनजोदड़ो, जबकि रावी के तट पर हड़प्पा की खोज की थी किसने? दयाराम साहनी ने। राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की 1922 ईस्वी में। कहां पर? सिंधु नदी के तट पर। चलिए जी, अब बात करें जो है इस सभ्यता के बारे में, ठीक है। बाकी स्थलों की खुदाई के कारण पता लगा कि यह सभ्यता भारत के बाकी क्षेत्रों में भी फैली हुई है, ठीक है। तो पहले केवल ये पता लगा कि पाकिस्तान में है, उसके बाद में खुदाई हुई, तो बाद में पता लगा कि ये चीज जो है सभ्यता भारत के अन्य क्षेत्रों में भी फैली हुई है। यानी कि कुल मिलाकर पश्चिमी भारत में भी इसका काफी दूर तक विस्तार रहा, ठीक है। तो अब देखिए इस सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक था। मान लीजिए ये भारत का नक्शा है, तो इसमें जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, जिसे मांडा कहा जाता है, ये चिनाब नदी के तट पर है। ये उत्तरी स्थल माना जाता है, भारत में हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी स्थल माना जाता है। जबकि पाकिस्तान में रहमान डेरी नामक स्थान है एक आपका, रहमान डेरी, वो हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है पाकिस्तान में। भारत में बात करें तो मांडा है, ठीक है। सबसे दक्षिणी स्थल की बात करें तो गोदावरी आ जाएगा। गोदावरी के तट पर एक स्थान था आपका देमाबाद, देमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है, ये सबसे दक्षिणी स्थल माना जाता है। सबसे पूर्वी स्थल की बात करें तो मेरठ में आलमगीरपुर था, मेरठ में आलमगीरपुर, इसको हिंडन नदी के तट पर था, तो इसको सबसे पूर्वी स्थल माना जाता है। बात करें सबसे पश्चिमी स्थल की, तो सबसे पश्चिमी स्थल जो था आपका सुतका गेंडोर, पाकिस्तान में दास्क नदी के तट पर, इसको सबसे पश्चिमी स्थल माना जाता है इस हड़प्पा सभ्यता का। इसी काल में लोगों ने तांबा और टीन को मिलाकर एक नई धातु का निर्माण किया, जिसे कांस्य के नाम से जाना गया। तो इसी कारण हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता को इसी कारण कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा गया, क्योंकि सिंधु नदी के आसपास इसके अनेक स्थल प्राप्त हुए, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। लेकिन बाद में क्या हुआ, अनेक नदियों के तट पर इस सभ्यता के प्रमाण प्राप्त हुए, तो बाद में इसको जो है हड़प्पा ही नाम दिया गया, क्योंकि जिस सभ्यता के नाम को लेकर विवाद हो तो उसका सबसे पहला जो स्थल प्राप्त हुआ है उसी के नाम पर उसको नाम दिया जाता है। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता को शहरी सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर शहरों के प्रमाण अधिक प्राप्त हुए हैं।
ये नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है, इसको शहरी सभ्यता भी कहा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता इसी को कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता इसी को कहा गया और सिंधु घाटी सभ्यता भी इसी को कहा जाता है। इस काल के इस काल के वर्तमान में लगभग आपके जो है 1500 से भी ज़्यादा 1500 से भी ज़्यादा 1500 से भी ज़्यादा स्थल प्राप्त हो चुके हैं इस काल के, ठीक है? और सबसे ज़्यादा जो स्थल प्राप्त हुए हैं वो सॉरी भारत के गुजरात में मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के सबसे अधिक जो स्थल मिले हैं, वो आपके गुजरात से प्राप्त हुए हैं। तो कुछ प्रमुख स्थल हैं इनके हड़प्पा सभ्यता के, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो स्थल है आपका हड़प्पा, हड़प्पा के बारे में बात करेंगे। चलिए जी, नंबर 1 देखते हैं हड़प्पा। तो सबसे पहला जो स्थल देखते हैं, वो देखेंगे हम हड़प्पा। चलिए, तो हड़प्पा के बारे में बात करेंगे। हड़प्पा की जो खोज की गई, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि 1921 ईस्वी में रावी नदी के तट पर दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में हड़प्पा स्थल की खोज की गई। अब यहां से क्या क्या मिला है, एक तो 12 कक्षों का अन्नागार, 12 कमरों का एक अन्नागार, यानी कि जिसमें अनाज रखा जाता था। ये सबसे बड़ी इमारत हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुई है। इसमें गेहूं और जौ के साक्ष्य से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा एक कब्रिस्तान यहां से मिला है जिसे R37 कहा गया, लेकिन यहां से 57 कंकाल प्राप्त हुए हैं। यहां से कितने कंकाल, 57 कंकाल यहां से प्राप्त हुए हैं, लेकिन उसे R37 क्यों कहा गया, क्योंकि 37 के बारे में ही जांच की जा चुकी है और 20 जो स्थल थे पूरी तरह से, 20 जो कंकाल थे वे पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे, इसलिए इसको R37 के नाम से जाना गया। यहाँ केवल शवों को दफनाने की प्रथा थी, यानी कि फूंकने की प्रथा नहीं थी यहाँ पर, जबकि मोहनजोदड़ो में शवों को फूंकने की प्रथा थी, यहाँ पर केवल दफनाने की यानी कि दाबने की प्रथा थी। ठीक है, तो एक तो यहाँ से कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है जिसे R37 कहा गया। इसके अलावा 12 कक्षों का या 12 कमरों का एक अन्नागार प्राप्त हुआ है, जहाँ से गेहूं और जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पर जो है एक उर्वरता की देवी या उर्वरता देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसके गर्भ से एक पौधे को उगते हुए दिखाया गया है। इसके अलावा बटन के आकार की मोहर प्राप्त हुई है यहाँ से, शंख के बने बैल की मोहर प्राप्त हुई है यहाँ से, शंख के बने हुए यानी कि जो पत्थर का जो शंख होता है मंदिरों में जो बजाने का, उससे बैल के आकार की बनी हुई मोहर प्राप्त हुई है। हड़प्पा की 2 प्रशासनिक राजधानियां थी, जुड़वा राजधानी जिनको कहा जाता था, मोहनजोदड़ो और एक थी आपकी हड़प्पा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों आपकी हड़प्पा सभ्यता की जो है राजधानी मानी गई है। इस सभ्यता की लिपि में 64 मूल चिन्हों का प्रयोग हुआ है, ठीक है? यानी कि हड़प्पा सभ्यता, जैसे कि आपका हिंदी में 52 अक्षरों का प्रयोग होता है, तो हड़प्पा सभ्यता में जो अक्षर थे वे 64 थे। उनको जो है इस लिपि को क्या कहा गया है, यहाँ से क्वेश्चन आपके आ चुके हैं, तो पिक्टोग्राफ या भाव चित्रात्मक लिपि के नाम से इसको जाना जाता है। और ये दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लिखी जाती थी। ये पहले जो है सबसे पहले दाएं से बाएं, इसके अलावा बाएं से दाएं दोनों साइड में लिखी जाती थी। दाएं से बाएं और बाएं से दाएं दोनों साइड में इसको लिखा जाता था, ठीक है? तो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी। इसके अलावा यहाँ से एक जो है सबसे बड़ी इमारत जो है 12 कक्षों का अन्नागार प्राप्त हुआ है ये आपका, ठीक है? ये भी आपका हड़प्पा सभ्यता का ही स्थल है। गेहूं और जौ के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, ठीक है? ये सॉरी यहाँ पर नीचे आ जाएगा, ठीक है? अब देखते हैं दूसरा जो स्थल है आपका, तो हड़प्पा सभ्यता से क्या-क्या प्राप्त हुआ है देखिए। उर्वरता की देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है, शंख का बना हुआ बैल प्राप्त हुआ है, इसके अलावा बटन के आकार की मोहर प्राप्त हुई है यहाँ से, ठीक है? और यहाँ पर जो है R37 कंक जो है वो मिला है आपका, ठीक है? कब्रिस्तान मिला है। इसके अलावा एक अन्नागार प्राप्त हुआ है जो 12 कक्षों का था, ठीक है? हड़प्पा से। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। तो मोहनजोदड़ो की जो खोज की गई 1922 ईस्वी में सिंधु नदी के तट पर राखल दास बनर्जी के द्वारा इस स्थल की खोज की गई। मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वो होता है मृतकों का टीला, यानी कि मरे हुए व्यक्तियों का टीला। खोज इसकी की गई, ठीक है? और पाकिस्तान में खोजा गया मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा स्थल है और एक प्रमुख नगर भी था, ठीक है? ये एक प्रमुख नगर भी था। यहाँ पर शवों को जलाने की प्रथा थी। यहाँ पर जो वो थे, यहाँ पर शवों को जलाने की प्रथा थी, जबकि हड़प्पा में शवों को दाबने की प्रथा थी। यहाँ की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है आपकी, ठीक है? एक विशाल स्नानागार, ठीक है? इस क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा नटराज की मूर्ति प्राप्त हुई है। इसके अलावा पशुपतिनाथ की मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई है और एक पुरोहित राजा की मूर्ति भी यहाँ से प्राप्त हुई है। इसके अलावा देखिए नटराज की मूर्ति मिली है, पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, पुरोहित राजा की मूर्ति मिली है, नृत्य करते हुए एक बालिका की मूर्ति भी प्राप्त हुई है और ये सभी मूर्तियां कांस्य की प्राप्त हुई हैं। इसीलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया है। ये सभी मूर्तियां कांस्य की प्राप्त हुई हैं, इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से ही एक स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुआ है। स्वास्तिक चिन्ह यानी कि ये तुम्हारा इस टाइप का एक चिन्ह प्राप्त हुआ है जिसे स्वास्तिक चिन्ह कहा जाता है। इसके अलावा श्रृंगारदान का मात्येय, ठीक है? और प्रत्येक घर से कुएं के प्रमाण भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं, यानी कि मोहनजोदड़ो से प्रत्येक घर में कुएं के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यानी कि इतना विकसित ये शहर था कि
इतना विकसित ये शहर था कि इस पूरे शहर में, ठीक है, प्रत्येक मकान के अंदर कुएँ के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो इमारतें मिली हैं, वे पक्की ईंटों से बनी हुई प्राप्त हुई हैं और इन ईंटों का जो अनुपात जो मिला है, वो मिला है 4:2:1। 4:2:1 इनका जो है लंबाई, चौड़ाई और ऊँचाई, ठीक है। लंबाई, चौड़ाई और मोटाई इनकी प्राप्त हुई है और ये जो सभी ईंटें थी, ये एल टाइप की, यानी कि इस तरह की मिली हैं। इस टाइप की ये ईंटें प्राप्त हुई हैं, जो एल टाइप में बनी हुई थी, ठीक है। इस तरह की ईंटें प्राप्त हुई हैं, एल टाइप में प्राप्त हुई हैं। सभी इमारत जो है दृढ़ पद्धति से बनी हुई थी और इनका मुख्य दरवाजा जो है सड़क के दूसरी ओर खुलता था। सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और सभी नालियाँ पक्की और ढकी हुई प्राप्त हुई हैं। यानी कि ग्रिड पद्धति इसको कहा जाता है, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से यानी कि जो सड़कें और मकान एक दूसरे को समकोण पर काटते हों, ठीक है। यानी कि इसको कहा जाता है ग्रिड पद्धति। तो ग्रिड पद्धति में ये मकान बने हुए थे। इसके बाद तीसरे स्थल की बात करें तो मोहनजोदड़ो से कौन-कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई एक बार और देख लेते हैं, ठीक है। इस स्थल की खोज 1922 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा? राखालदास बनर्जी के द्वारा। किस नदी के तट पर मिला है? सिंधु नदी के तट पर मिला है। इसका जो मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वो होता है मृतकों का टीला। ठीक है? और ये पाकिस्तान में खोजा गया सबसे बड़ा स्थल है। इसके अलावा यहाँ से एक इमारत प्राप्त हुई है, ठीक है? तो जो है विशाल स्नानागार है, ठीक है? और यहाँ पर शवों को जलाने की प्रथा थी। इसके अलावा नटराज की मूर्ति, पशुपतिनाथ की मूर्ति और पुरोहित राजा की मूर्ति और एक नृत्य करते हुए बालिका की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। ये सभी मूर्तियाँ जो है कांस्य की प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा एक स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुआ है, एक श्रृंगारदान प्राप्त हुआ है। प्रत्येक घर से कुएँ के साक्ष्य मिले हैं और सभी इमारतें पक्की ईंटों से बनी हुई थी। ईंटों का अनुपात 4:2:1 यानी कि लंबाई, चौड़ाई और मोटाई थी। एल टाइप में ये ईंटें बनी हुई थी, ठीक है। और यहाँ पर जो मकान बने हुए थे, जो इमारतें थी, वे ग्रिड पद्धति पर बनी हुई थी। सबका दरवाजा मुख्य द्वार से पीछे की ओर खुलता था और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी तथा सभी नालियाँ जो थी, वे पक्की थी और ढकी हुई थी, ठीक है। अगले स्थल की बात करते हैं, सूत्का गैंडोर। सूत्का गैंडोर पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये स्थल जो है पाकिस्तान में दास्क नदी के तट पर मिला है और 1927 ईस्वी में एल.आर. स्टाइन के द्वारा इसकी खोज की गई और ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल इसको माना जाता है। ये सबसे पश्चिमी स्थल था हड़प्पा सभ्यता का। बात करें अगले स्थल की, चन्हू दड़ो जो पाकिस्तान में मिला है, सिंधु नदी के तट पर मिला है, ठीक है। 1931 ईस्वी में इसकी खोज की गई, किसके द्वारा? एम.जी. मजूमदार के द्वारा। एम.जी. मजूमदार के द्वारा चन्हू दड़ो स्थल की खोज की गई और ये हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जो ग्रामीण था। यानी कि यहाँ के जो मकान बने हुए थे वे कच्ची ईंटों से बने हुए हैं। ये ग्रामीण स्थल था। पूरी हड़प्पा सभ्यता में जितने भी क्षेत्र प्राप्त हुए हैं, वे सभी नगरीय क्षेत्र प्राप्त हुए हैं। ये केवल एकमात्र ऐसा स्थल था चन्हू दड़ो जो ग्रामीण स्थल प्राप्त हुआ है यहाँ पर। यहाँ से क्या हुआ, ईंटों की आकृति भी यहाँ पर कैसी थी, तो गोल गोल ईंटें प्राप्त हुई है यहाँ से। इसके अलावा कच्ची ईंटों के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। इसके अलावा बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान मिले हैं। बेलनाकार मोहरे प्राप्त हुई है यहाँ से। इसके अलावा कंघा, पाउडर, लिपस्टिक, चूड़ियां, काजल आदि और एक हाथी दांत भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। इसका मतलब ये है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को हाथी के बारे में भी जानकारी थी। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को हाथी के बारे में भी जानकारी थी क्योंकि एक हाथी दांत भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो एकमात्र ग्रामीण सभ्यता चन्हू दड़ो से प्राप्त हुई है। सिंधु नदी के तट पर यह स्थल था। 1931 में इसकी खोज की थी, एम.जी. मजूमदार के द्वारा की गई थी और यहाँ से गोल कच्ची ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान मिले हैं, बेलनाकार मोहरें मिली हैं, कंघा, पाउडर, लिपस्टिक, चूड़ियां, काजल आदि यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अब बात करेंगे रोपड़ की। मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका रोपड़। रोपड़ जो है पंजाब में था आपका। भारत के पंजाब में 1953 ईस्वी में सतलज नदी के तट पर यज्ञदत्त शर्मा यानी कि वाई डी शर्मा के द्वारा इस स्थल की खोज की गई और शवों के साथ कुत्तों को दफनाने की प्रथा यहाँ पर थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है तुम्हारा, देखिए आपका शवों के साथ कुत्तों को दफनाने की यहाँ पर प्रथा थी। जबकि आपको मैं बता दूं ऐसा ही आपका एक काल था पाषाण काल में, जिसे मध्य पाषाण काल कहा गया। जिसे मध्य पाषाण काल कहा गया। मध्य पाषाण काल में भी कुत्ते के साथ मानव की अस्थियां प्राप्त हुई है, लेकिन वे जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुई हैं। जम्मू कश्मीर में बुर्जहोम नामक स्थान, जम्मू कश्मीर में बुर्जहोम नामक स्थान से बुर्जहोम जम्मू कश्मीर का बुर्जहोम नामक स्थान से मानव के साथ कुत्ते के कंकाल प्राप्त हुए हैं, एक कब्र ग्रह से या एक जो है गर्तवास से या गड्ढे से, ठीक है। तो उसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता में भी रोपड़ नामक स्थान पर कुत्तों के साथ शवों के साथ कुत्तों को दफनाने की प्रथा थी। कुत्तों को दफनाया जाता था और यहीं से तांबे की कुल्हाड़ी भी प्राप्त हुई है, ठीक है। चलिए जी बात करें कालीबंगा। कालीबंगा तुम्हारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आता रहता है। हड़प्पा सभ्यता में तुम्हारा एक तो हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, इसके अलावा कालीबंगा, ठीक है। कालीबंगा, लोथल के अलावा धोलावीरा, ठीक है। ये कुछ प्रमुख स्थल ऐसे हैं जहां से
हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं। तो कालीबंगा के बारे में देखिए, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में इस स्थल की खोज 1953 में घग्गर नदी के तट पर अमलानंद घोष के द्वारा की गई। ये घोष या अमलानंद घोष के द्वारा इस स्थल की खोज की गई थी। कहाँ पर? राजस्थान में हनुमानगढ़ राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। और किस नदी के तट पर है? घग्गर नदी के तट पर यह स्थल है। घग्गर नदी के तट पर यह स्थल है। यहां से क्या-क्या मिला है? यहां से सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो है आपका, मिट्टी की चूड़ियां प्राप्त हुई, मिट्टी की काली चूड़ियां पकी हुई प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा जुते हुए हल से खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यानी कि एक खेत ऐसा मिला है जो हल से जुता हुआ था, उसके प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा अग्नि हवन कुंड और भूकंप के साक्ष्य भी यहां से प्राप्त हुए हैं। तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट यहां पर है जुते हुए हल के साक्ष्य। जुते हुए हल के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? कई बार ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ चुका है। तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा कहां पर है? तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, घग्गर नदी के तट पर है। अमरनाथ घोष ने 1953 में इस स्थल की खोज की थी। इसके अलावा यहां से काली मिट्टी की चूड़ियां प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा अग्नि हवन कुंड और भूकंप के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। अब बात करेंगे लोथल की। लोथल वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जो है, यहाँ से एक बंदरगाह के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। गोदीवाड़ा बंदरगाह यहाँ से मिला है, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक राजधानी के नाम से जाना जाता है, वाणिज्यिक राजधानी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये स्थल कहाँ पर है? गुजरात में एक स्थान पड़ता है, एक शहर है आपका अहमदाबाद। गुजरात के अहमदाबाद शहर में भोगवा नदी के तट पर 1955 ईस्वी में एस.आर. राव के द्वारा इस स्थल की खोज की गई। गुजरात के अहमदाबाद में 1955 ईस्वी में भोगवा नदी के तट पर एस.आर. राव के द्वारा इस स्थल की खोज की गई और इसको हड़प्पा सभ्यता की वाणिज्यिक राजधानी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता की वाणिज्यिक राजधानी किसे कहा गया? तो लोथल को कहा गया। और यहां से गोदीवाड़ा बंदरगाह के प्रमाण प्राप्त हुए। इसके अलावा सुतकोट जो है, सुतका गैंडोर जो आया था ऊपर, ठीक है, आपका जो सुतका गैंडोर है, ये भी एक प्रकार का बंदरगाह था। सुतका गैंडोर भी हड़प्पा सभ्यता में एक जो है बंदरगाह था, यहाँ से भी व्यापार होता था। लेकिन सबसे प्रमुख जो बंदरगाह माना गया है वो लोथल को माना गया है। और यहाँ से जो बंदरगाह प्राप्त हुआ है, गोदीवाड़ा बंदरगाह प्राप्त हुआ है। गोदीवाड़ा बंदरगाह के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? लोथल गुजरात से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा फारस की मुद्रा मिली है यहाँ से। फारस यानी कि मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया की सभ्यता को ही फारस की सभ्यता भी कहा जाता है। फारस को ही ईरान कहा जाता है। वर्तमान में ईरान इराक वाला जो क्षेत्र है, उसी को फारस की सभ्यता कहा गया। तो वहां की मुद्रा प्राप्त हुई है यहाँ से। इसके अलावा घोड़े की अस्थियां यहाँ से मिली हैं। इसके अलावा घोड़े की अस्थियां जो है सुतका गैंडोर से भी प्राप्त हुई है। ठीक है, अगर ऑप्शन में लोथल नहीं है तो आपका सुतका गैंडोर भी आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा 3 युगल समाधि, यानी कि एक साथ 3 व्यक्तियों की समाधि प्राप्त हुई है। ये एकमात्र स्थल है हड़प्पा सभ्यता का जहां से एक ही कब्र से 3 कंकाल प्राप्त हुए हैं, यानी कि 3 कंकाल प्राप्त, 3 युगल समाधियां यहां से प्राप्त हुई है। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता का जो व्यापार होता था वो वस्तु विनिमय होता था। वस्तु विनिमय का मतलब है, ठीक है, वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी। इसके अलावा लोथल से ही चावल की खेती के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। एकमात्र स्थल है हड़प्पा सभ्यता का जहां से चावल की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। चावल की खेती के प्रमाण कहां से प्राप्त हुए हैं? तो आपके लोथल से हुए हैं। जबकि गेहूं, जौ आदि के जो प्रमाण प्राप्त हुए हैं वे आपके हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। बात करें यहाँ से एक मम्मी का प्रमाण भी मिला है। ऐसा माना जाता है कि मिस्र की सभ्यता के लोगों से भी इन लोगों का परिचित था, क्योंकि मिस्र में भी मानव को मरने के बाद या इंसान को मरने के बाद उस पर लेप लगाकर, उसके शरीर पर लेप की पट्टियां बांधकर उसको रखा जाता था। उसी को मम्मी कहा जाता था। तो एक मम्मी का साक्ष्य जो है लोथल से प्राप्त हुआ। तो ऐसा माना जाता है कि लोथल से, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का संबंध जो है मिस्र के लोगों से या मिस्र की सभ्यता से भी था। इसके अलावा एक मकान यहां से प्राप्त हुआ है जिसका द्वार सड़क की ओर मिला। ये एकमात्र स्थल ऐसा मिला है, एकमात्र स्थल ऐसा प्राप्त हुआ है हड़प्पा सभ्यता में लोथल से जिस मकान का द्वार सड़क की ओर मिला है। ठीक है, बाकी सभी मकानों का जो है पीछे की ओर मिला है, या मुख्य द्वार जो होता था पीछे की ओर होता था। इसके बाद बात करें आलमगीर की। आलमगीर 8वां स्थल है आपका आलमगीरपुर। आलमगीरपुर पड़ता है आपका मेरठ में, हिंडन नदी के तट पर है। 1958 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा ही इस स्थल की खोज की गई और ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल, क्योंकि इसके बाद कोई हड़प्पा सभ्यता का स्थल प्राप्त नहीं हुआ है। इसके बाद बात करें बनवाली, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मिट्टी के हल के साक्ष्य, एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। मिट्टी के हल के साक्ष्य जो खिलौने के रूप में था, कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बनावली कह लो या बनवाली कह लो। ठीक है, यहां से आपका जो है ये हरियाणा के हिसार में था बनवाली। हरियाणा के हिसार में 1973 ईस्वी में सरस्वती नदी के तट पर आर एस बिस्ट के द्वारा इस स्थल की खोज की गई और यहां से मिट्टी के हल के साक्ष्य प्राप्त हुए जो खिलौने के रूप में था।
बात करें धोलावीरा की, ये भी तुम्हारा मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ से केवल क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कि लकड़ी की नाली के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो लकड़ी की नाली के जो प्रमाण प्राप्त हुए हैं धोलावीरा से हुए हैं, जबकि मिट्टी के हल के साक्ष्य से जो प्राप्त हुए हैं, वे आपके बनावली से प्राप्त हुए हैं या बनवाली से प्राप्त हुए हैं। तो इस स्थल की खोज जो धोलावीरा की खोज की गई, गुजरात में 1990 ईस्वी में लूनी नदी के तट पर आर.एस. बिष्ट के द्वारा की गई और यहाँ से नाली लकड़ी की नाली के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यानी कि इतने सभ्य थे ये लोग कि लकड़ी की नाली का प्रयोग करते थे। बात करें राखी गढ़ी की, राखी गढ़ी आपका हरियाणा के हिसार में पड़ता है। हरियाणा के हिसार में राखी गढ़ी स्थल की खोज की गई 1990 ईस्वी में सरस्वती नदी के तट पर राकेश मुगल के द्वारा इस स्थल की खोज की गई थी। राकेश मुगल के द्वारा इस स्थल की खोज की गई और यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल ये माना जाता है, जबकि पाकिस्तान में सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो को माना जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर अगर देखा जाए तो आपका कौन सा था? राखी गढ़ी था। ठीक है। इसके बाद ताम्र उपकरण भी मिले यहाँ से और यहाँ से तांबे के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। वैसे देखा जाए, ठीक है, अगर पूछे आपका कि इमारतों में सबसे बड़ा शहर कौन सा प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में जो है इमारतें थी और वहां पर दो प्रकार की इमारतें मिली हैं, ऊपरी इमारत और निचली इमारत। ठीक है, ऊपरी इमारतों में ऐसा माना जाता है कि जो है राजा लोग रहा करते थे और निचली इमारतों में गरीब लोग यानी कि मजदूर वर्ग रहा करता था। इसके बाद इस सभ्यता में जो परिवार था वो मात्र सत्तात्मक था। ऐसा माना जाता है कि इस जो है कि हड़प्पा सभ्यता का जो परिवार था वो मात्र सत्तात्मक था, यानी माताओं का प्रभाव था इस काल में। इसके अलावा सबसे प्रिय पशु की बात करें तो कुबड़ वाला सांड। कुबड़ वाला सांड जो है इस काल का सबसे प्रिय पशु था और विदेशी व्यापार वस्तु विनिमय के माध्यम से ये लोग करते थे। व्यापार जो होता था इस काल में वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था। अब बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के पतन की। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ? तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन को लेकर अलग-अलग विचार हैं इतिहासकारों के। सबसे ज़्यादा ये माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो विनाश हुआ है वो बाढ़ के कारण हुआ है। वो बाढ़ के कारण हुआ है। लेकिन इतने बड़े क्षेत्र में फैली हुई सभ्यता का बाढ़ से कैसे विनाश हो सकता है? ये भी कहा जा रहा है कुछ इतिहासकारों के द्वारा। लेकिन कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि विदेशियों ने इस क्षेत्र में आक्रमण किया, यानी कि आर्यों का आक्रमण हुआ जिस कारण इससे सभ्यता का विनाश हुआ। इसके अलावा मलेरिया को भी मानते हैं कुछ लोग और कुछ लोग मानते हैं प्राकृतिक आपदा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो माना जाता है वो बाढ़ को माना जाता है। सबसे ज़्यादा बाढ़ को माना जाता है कि बाढ़ के कारण इस सभ्यता का विनाश हुआ और इसके 150 साल बाद, ठीक है, 150 लगभग तुम्हारा 17.5 और ये मान लीजिए 250 साल बाद, ठीक है, यानी कि 250 साल तक कोई सभ्यता विकास में नहीं आई और उसके बाद जो सभ्यता आई थी आपकी वो थी वैदिक सभ्यता थी। ठीक है, तो अब जब बात करेंगे वैदिक काल के बारे में, वैदिक सभ्यता के बारे में, तो हमने आज जो है दो पढ़े हैं। एक पढ़ा है आपका प्रागैतिहासिक काल, एक पढ़ा है आपका आद्य ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में पढ़ा है हमने आपका पाषाण काल। पाषाण काल में पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। इसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल में हड़प्पा सभ्यता और अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे आपका वैदिक सभ्यता का काल। वैदिक सभ्यता का काल या इसी को कहा जाता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जो पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता के बारे में बात करेंगे। देखिए आपके एग्जाम जो है बहुत जल्द आने ही वाले हैं, इसलिए मैं आपको फटाफट करा रहा हूँ ये, ठीक है, फटाफट इसका रिवीजन करा रहा हूँ एक तरह से आपका, ठीक है, हिस्ट्री का आपको ये एक तरह से रिवीजन कराया जा रहा है। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता के बारे में बात करेंगे। देखिए जिस काल में, ठीक है, सबसे पहले बात कर रहे थे ऐतिहासिक काल की। तो ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाएगा जिस काल में हमें पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और साहित्यिक साक्ष्यों को पढ़ भी लिया गया है। तो उस काल को ऐतिहासिक काल कहा जाता है, जैसे कि वैदिक काल और उसके बाद का जो काल है सारा उसे ऐतिहासिक काल के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे सबसे पहले क्योंकि इस काल में वेदों की रचना की गई। इसी कारण इस काल को वैदिक काल के नाम से जाना गया है, वैदिक सभ्यता के नाम से जाना गया। अब इसका जो टाइम था वो था आपका 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी के आसपास। 1500 बीसी से 600 बीसी के आसपास तक का जो काल माना जाता है उसे वैदिक काल के नाम से वैदिक काल के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस काल में जो है वेदों की रचना की गई थी और सबसे पहले और इसको भी दो भागों में बांटकर पढ़ा जाता है, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 पूर्व वैदिक काल और या इसे कहा जाता है ऋग्वैदिक काल क्योंकि इस काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी। इस काल में ऋग्वेद की रचना हुई इसलिए इसको ऋग्वैदिक काल कहा जाता है और ये आपका जो है 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक माना जाता है। इस काल में ऋग्वेद की रचना की गई। बात करें उत्तर वैदिक काल की, तो उत्तर वैदिक काल जो है इस काल में बाकी जो 3 वेद हैं हमारे, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनकी रचना की गई इसलिए इसको उत्तर वैदिक काल कहा गया और 1000 बीसी से 600 बीसी के आसपास तक इसका काल माना जाता है। रामायण महाभारत की रचना भी उत्तर वैदिक काल में ही की गई थी। चलिए जी, 1500 बीसी में आर्यों का भारत पर आगमन हुआ। आगमन माना जाता है, ये माना जाता है कि 1500 बीसी के आसपास
आर्य भारत में आए। अब ये कहाँ से आए, इस बात को लेकर काफ़ी विवाद है इतिहासकारों में। सबसे ज़्यादा माना जाता है मैक्स मुलर का सिद्धांत। तो मैक्स मुलर ने बताया कि ये लोग मध्य एशिया के क्षेत्र से आए थे। ये लोग मध्य एशिया के क्षेत्र से आए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यही आपका कई बार एग्जाम में आता है, ठीक है। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक ने भी अपना जो है सिद्धांत दिया। उन्होंने बताया कि ये लोग आर्कटिक यानी कि उत्तरी ध्रुव के क्षेत्र से, यानी कि वही बताया कि मध्य एशिया के क्षेत्र से ही आए हैं, ठीक है। उत्तरी ध्रुव का मतलब वही है कि मध्य एशिया वाला क्षेत्र, ठीक है। रूस, कजाकिस्तान जो है, तुर्कमेनिस्तान, वही क्षेत्र पड़ता है आपका, ठीक है। साइबेरिया वाला क्षेत्र, उत्तरी ध्रुव के आसपास। इसके अलावा दयानंद सरस्वती ने अलग बताया, इन्होंने कहा कि ये लोग तिब्बत से आए थे, ये लोग तिब्बत के क्षेत्र से आए। तो कई बार अलग-अलग लेखक देकर उनके जो ना, या ये आपके जो है बुद्धिजीवियों के नाम देकर, ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि जो है किसने कहाँ से बताया इन लोगों को, ठीक है। तो मैक्स मूलर ने मध्य एशिया से बताया, बाल गंगाधर तिलक ने आर्कटिक के क्षेत्र से बताया या उत्तरी ध्रुव के क्षेत्र से बताया, और दयानंद सरस्वती ने बताया कि ये लोग तिब्बत के क्षेत्र से आए थे, ठीक है। अब ये भारत में कहाँ और किस क्षेत्र में रहे? ये लोग जब भारत में आए तो उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में राजस्थान तक, और इधर पूरब में गंगा के तट से लेकर और अफ़गानिस्तान के क्षेत्र तक फैल गए थे। इस क्षेत्र में ये लोग फैले हुए थे, इतने बड़े क्षेत्र में ये लोग फैले थे, और इसी सारे क्षेत्र को आर्यव्रत कहा गया, क्योंकि इस क्षेत्र में आर्य रहते थे, इसीलिए इस क्षेत्र को आर्यव्रत कहा गया। और भारत का प्राचीन नाम ग्रंथों में आर्यव्रत भी देखने को मिलता है। तो इसी क्षेत्र को जो है आर्यव्रत कहा गया, इसलिए भारत को आर्यव्रत भी कहा जाता है। इसके अलावा भारत के अन्य और भी नाम थे। अब कौन-कौन से नाम थे उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, एक तो भारत का नाम जो है भारत के नाम से जाना जाता है, भारत। दूसरा इंडिया अंग्रेजों ने दिया, इंडिया। इसके अलावा अरब वासियों ने इनको जो है हिंदुस्तान कहा, इन्होंने हिंदुस्तान कहा, ठीक है। और एक जो है आर्यव्रत, आर्यव्रत के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। तो भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यव्रत आदि नामों से भी भारत को जाना जाता है। जबकि, ठीक है, कुछ ग्रंथों में इसका नाम जम्बू द्वीप भी देखने को मिलता है, जम्बू द्वीप। भारत का नाम जम्बू द्वीप भी देखने को मिलता है। तो 5 नाम भारत के देखने को मिलते हैं ग्रंथों में, ठीक है। जबकि भारतीय संविधान में केवल भारत और इंडिया 2 का नाम किया गया, 2 का नाम दिया गया है, भारत और इंडिया। इसके बाद इसी समय हमारे चारों वेदों की रचना की गई, महाभारत, रामायण आदि की भी रचना की गई, जिस कारण इस काल को वैदिक काल के नाम से जाना गया। वेद शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है ज्ञान, ठीक है। इसके अलावा आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या उच्च, और ये संस्कृत भाषा का शब्द है। आर्य जो शब्द है, ये संस्कृत भाषा का शब्द है, इसका जो अर्थ होता है वो उच्च या श्रेष्ठ होता है। आर्यों ने उत्तर और पश्चिम भारत पर एक ग्रामीण सभ्यता की शुरुआत की। जबकि देखिए, इससे पहले जो सभ्यता थी हमारी हड़प्पा सभ्यता, वो एक नगरीय सभ्यता मानी गई, शहरी सभ्यता मानी गई, क्योंकि उसमें बड़ी-बड़ी इमारतें मिली हैं, बहुत सारी सुविधाएँ मिली हैं, पक्की ईंटों का प्रयोग था उनमें, मकानों का। लेकिन ये फिर से जो है आर्य सभ्यता जो थी, वैदिक काल जो माना गया, ये ग्रामीण सभ्यता मानी गई। इन्होंने एक ग्रामीण सभ्यता की शुरुआत की गई, और इसी को वैदिक सभ्यता के नाम से जाना गया। इस सभ्यता में लोगों का मुख्य व्यवसाय जो था, पशुपालन था। जबकि हड़प्पा सभ्यता में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार था। इन लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या रहा? इन लोगों का रहा आपका पशुपालन। इसके बाद उत्तर वैदिक काल में आ जाएगा तुम्हारा कृषि। इसके बाद परिवार की अगर बात करें, उस काल में परिवार मातृसत्तात्मक था, यहाँ पर पितृसत्तात्मक। यहाँ पर जो परिवार था वो पितृसत्तात्मक था। इस काल का जो परिवार था वो पितृसत्तात्मक था। हो गया। चलिए जी, इस काल में जो समाज था या परिवार था वो पितृसत्तात्मक था। और ऋग्वेद में पिता शब्द का जो है 335 बार, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई साहब, 335 बार ऋग्वेद में पितृ शब्द का या पिता शब्द का उल्लेख किया गया है। रामायण की अगर बात करें, रामायण की रचना वाल्मीकि के द्वारा की गई थी, महाभारत की रचना वेद व्यास के द्वारा की गई, और रामायण को सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है इन दोनों में। इसी काल में चारों वेदों की रचना की गई। सबसे पहले बात करेंगे ऋग्वेद की। तो 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी के आसपास का जो काल था, उसे ऋग्वेदिक काल या पूर्व वैदिक काल के नाम से जाना गया, और यही सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। ऋग्वेद को ही सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। इसमें 10 मंडल हैं, और सभी मंडलों की रचना अलग-अलग काल में हुई। ऐसा माना जाता है कि इन सभी 10 मंडलों की रचना अलग-अलग काल में अलग-अलग ऋषियों के द्वारा की गई। इसी कारण 10 मंडलों का संकलन बाद में उत्तर वैदिक काल में किया गया। इसके 10 मंडलों का संकलन जो है उत्तर वैदिक काल में किया गया। इसके बाद बात करते हैं संकलनकर्ता। तो ऋग्वेद के जो संकलनकर्ता थे वे कृष्ण द्वैपायन और वेद व्यास को माना जाता है। कृष्ण द्वैपायन और वेद व्यास को ऋग्वेद का संकलनकर्ता या रचयिता माना जाता है। इसमें 1028 सूक्त यानी कि मंत्र हैं, और ऋग्वेद में ब्रह्मा, विष्णु, शिव का उल्लेख नहीं किया गया है। ना तो ब्रह्मा का उल्लेख है, ना ही शिव का उल्लेख है, और ना ही
सॉरी विष्णु का उल्लेख है, ठीक है। बल्कि इसमें रुद्र का जो है, रुद्र का 3 बार उल्लेख किया गया है। रुद्र भी शिव को ही माना जाता है, ठीक है। तो रुद्र का उल्लेख ऋग्वेद में 3 बार किया गया है। सबसे प्राचीन मंडल की अगर बात करें तो 2 और 7, दो नंबर 2 और नंबर 7 जो मंडल हैं ये सबसे प्राचीन हैं। और सबसे नवीन मंडल की अगर बात करें, इनके सबसे पहले दूसरा और 7वां लिखा गया। सबसे बाद में जो लिखे गए वो पहले से 10वें तक, पहला और 10वां मंडल जो था ये सबसे नवीन यानी कि सबसे बाद के माने जाते हैं, सबसे पहले माने जाते हैं, सॉरी। सबसे नवीन यानी कि सबसे नए माने जाते हैं, सबसे प्राचीन यानी कि सबसे पहले कौन से माने जाएँगे? तो दूसरा और 7वां माना जाता है। इसके बाद कुछ प्रमुख मंडल हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तीसरे मंडल की बात करेंगे सबसे पहले, ठीक है? तो तीसरा जो मंडल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है आपका, इस मंडल में विश्वामित्र ने इस मंडल की रचना विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। तो तृतीय मंडल की जो रचना की गई, विश्वामित्र के द्वारा की गई और इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, जो सूर्यदेव के लिए समर्पित था, ठीक है? लेकिन विश्वामित्र ने तीसरा जो मंडल है, तृतीय जो मंडल है, इसकी जो रचना की थी वो विश्वामित्र के द्वारा की गई थी, लेकिन उन्होंने इसकी रचना सावित्री को समर्पित थी। ये इनके सावित्री के लिए की थी, ठीक है। लेकिन वर्तमान में इस मंडल का जो उल्लेख जो किया जाता है या उच्चारण जो किया जाता है गायत्री मंत्र का, वो सूर्य को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसके बाद 7वें मंडल की बात करें तो 7वां मंडल जो है, इसमें 10 राज्य युद्ध, ये भी तुम्हारा मोस्ट इंपोर्टेंट है। 10 राज्य युद्ध का उल्लेख इसमें किया गया है। 10 राजाओं का युद्ध, और जो है आर्यों व अनार्यों के बीच ये युद्ध हुआ था, ठीक है। आर्यों की ओर से सुदास लड़े इसमें, जबकि अन्य 10 राजा जो अनार्यों की ओर से लड़ रहे थे, उनको पुरुषणी नदी के तट पर ये युद्ध लड़ा गया। और इसी को पुरुषणी को ही रावी नदी के नाम से जाना जाता है। पंजाब के क्षेत्र में ये नदी थी। ये युद्ध आर्यों व अनार्यों के बीच हुआ। आर्यों की ओर से सुदास लड़े और अनार्यों की ओर से 10 राजा लड़ रहे थे, और उन 10 राजाओं को पुरुषणी नदी के तट पर सुदास ने पराजित किया था। बात करें 9वें मंडल की, तो 9वें मंडल जो है सोम देवता को समर्पित है, और ये वनस्पति के देवता थे। इसके बाद 10वां मंडल, ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, और इसकी रचना महासुक्ते के द्वारा की गई थी। ऋषि महासुक्ते के द्वारा इसकी रचना की गई, ठीक है। और कर्म के आधार पर इसमें समाज को विभाजित किया गया है, कर्म के आधार पर, ठीक है। यानी कि ब्राह्मण ये माना गया है आपका नंबर 1 ब्राह्मण, नंबर 2 क्षत्रिय, नंबर 3 वैश्य, नंबर 4 शूद्र, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, एक आपके लेखक आएंगे मनु, ठीक है। मनु ने मनुस्मृति को जो है आपका कार्य के आधार पर, ठीक है, कार्य के आधार पर नहीं, ठीक है, वो सॉरी वंश के आधार पर या समाज के आधार पर बांट दिया। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों की जो उत्पत्ति हुई है वो सिर से हुई है, क्षत्रियों की भुजाओं से, वैश्य की पेट से, वैश्य यानी कि व्यापारी, शूद्र की पैर से उत्पत्ति हुई है, ऐसा इसमें बताया गया मनुस्मृति में। इसके बाद ऋग्वेद में सबसे पवित्र जो नदी मानी गई है वो कौन सी मानी गई है, तो सरस्वती को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है, जबकि वर्तमान में सबसे पवित्र नदी गंगा को माना जाता है भारत में। इसके बाद ऋग्वेद में सबसे प्रसिद्ध नदी जो मानी गई है वो सिंधु को मानी गई है, ठीक है। इसके अलावा गंगा को गोरा कहकर संबोधित किया गया है, और इसका 1 बार उल्लेख है, जबकि यमुना या कालिंदी का 3 बार उल्लेख किया गया है। यानी कि ऋग्वेद में जो है कालिंदी को गंगा से ज्यादा महत्व दिया गया है। शास्त्रों के अनुसार 4 युग थे, 4 युग बताए जाते हैं। सतयुग जिसमें सावित्री थी, त्रेता युग रामायण जिसमें हुई, द्वापर द्वेपार युग इसमें जो है आपका महाभारत की रचना की गई। इसके या महाभारत हुआ, कलयुग, ठीक है, और इसके बाद रहा कलयुग तुम्हारा, ठीक है, जो वर्तमान में चल रहा है। इन युगों की घटना लिपियों में नहीं की गई थी, सबकी जानकारी व्यक्तियों से एक दूसरे के माध्यम से फैलाई गई। यानी कि कुल मिलाकर ये जो आपके वेद प्राप्त हुए हैं, ये हमारे जो वेद हुए हैं, ठीक है, वेद हैं, इन सब की रचना जो की जाएगी वो गुप्त काल में की जाएगी। गुप्त काल से पहले एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ही ये बातें सुनाता आ रहा था, तब से ऐसे ही जो है आपका मौखिक तरीके से, ठीक है, मौखिक तरीके से इनकी जानकारी प्राप्त होती है। तो वैदिक काल में कोई वेद नहीं लिखा गया, ना तो आपका उत्तर वैदिक काल में लिखा गया, ना ही आपका ऋग्वैदिक काल में लिखा गया, ठीक है, बल्कि इनको जो है गुप्त काल में बहुत बाद में आकर गुप्त काल में इनको लिपिबद्ध किया गया, लिखा गया था। चलिए जी, बाकी तीनों वेदों की स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई, उनके बारे में बात कर लेते हैं। सामवेद, ऋग्वेद के बाद दूसरा जो वेद है आपका सामवेद है, और ये सूर्य देवता को ही समर्पित है। ये भी आपका सूर्य देवता को समर्पित है। इसमें जो है आपका संगीत का वेद कहा जाता है इसको, और इसी में पहली बार 7 स्वरों का प्रयोग किया गया। सारेगामापाधानिसी का प्रयोग इसी में किया गया। इसे ही भारतीय संगीत का जनक भी माना जाता है। सामवेद को ही भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। बात करें यजुर्वेद की, इसमें यज्ञ की विधियों और नियमों का उल्लेख किया गया कि यज्ञ किस प्रकार किए जाएंगे, कौन कौन से मंत्र उसमें बोले जाएंगे। ये एकमात्र वेद है जिसमें गद्य और पद की रचना का भी उल्लेख किया गया है। गद्य और पद की भी रचना हुई है, गद्य और पद की भी रचना इसी में हुई है। इसके बाद बात करें
अथर्ववेद नंबर 4 पर है आपका अथर्ववेद। इसमें जादू, टोना, विवाह, मृत्यु, रोग, वशीकरण आदि, ठीक है? परिवार, समाज सब कुछ इसी में है आपका, ठीक है? तो इसलिए इसको जो है ये अंतिम वेद है और सबसे नवीन वेद भी इसी को माना जाता है और ब्रह्म वेद या श्रेष्ठ वेद भी इसी को कहा गया है। इसको सबसे श्रेष्ठ वेद माना गया है क्योंकि समाज से जुड़ा हुआ है। इसके बाद ऋग्वेद में मंत्रों को पढ़ने वालों को होता या होत कहा जाता था, सामवेद में पढ़ने वालों को उद्गाता कहा जाता था, यजुर्वेद जो पढ़ता था उसको अर्धव्य कहा जाता था, जबकि जो अथर्ववेद को पढ़ता था उसे ब्रह्मा कहा जाता था। वैदिक काल में ही वेदांग की रचना की गई जिनकी संख्या 6 थी। वेदों के बाद वैदिक काल में ही वेदांग यानी कि जो है वेदों के उपवेद, ठीक है? यानी कि वेदांग की रचना की गई जिनकी संख्या 6 थी। इसके अलावा उपनिषद, ठीक है? उपनिषद जो है इनकी संख्या 108 है जिसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर पढ़ना। गुरु के समीप बैठकर पढ़ना उपनिषद का अर्थ होता है। प्रमुख उपनिषदों की अगर बात करें, इनमें से कुछ प्रमुख उपनिषद हैं जैसे कि नंबर 1 पर देख सकते हैं आप मुंडकोपनिषद। यहाँ से आपका सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते लिया गया है। अशोक स्तंभ में इसका यूज़ किया गया है सत्यमेव जयते। इसके बाद मांडुक मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य उपनिषद से सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम यहाँ से लिया गया है। इसके बाद बात करें पुराणों की, तो ये 2 कुछ प्रमुख जो है आपके उपनिषद हैं, ठीक है? उपनिषद हैं मांडुक्योपनिषद, इसके अलावा मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है और सत्यम शिवम सुंदरम मांडुक्योपनिषद से लिया गया है। पुराणों की बात करें, इनकी संख्या 18 है। इनकी संख्या 18 मानी जाती है और सबसे प्राचीन जो पुराण है वो आपका मत्स्य पुराण को माना जाता है। इसके अलावा विष्णु पुराण, शिव पुराण, ठीक है? आदि जो है इसमें शामिल है। बात करें पूर्व वैदिक काल की, अब बात कर लेते हैं। देखो, पूर्व वैदिक काल व उत्तर वैदिक काल दोनों पढ़ लिए हैं, लेकिन उनके बारे में उनकी जो विशेषता थी, समाज कैसा था उसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा-सा। कि यहाँ से भी कभी-कभी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपके लिए। तो 4 भागों में इसे विभाजित किया जाएगा, राजनीतिक जीवन, ठीक है? राजनीतिक जीवन, इसके अलावा सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन। तो सबसे पहले राजनीतिक जीवन देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में लोग क्या थे? कबीला बनाकर रहते थे, तो उस कबीले को कहा जाता था क्या? तो जन कहा जाता था। ठीक है? और जन का सबसे बड़ा अधिकारी जो होता था उसे राजन या राजा कहा जाता था। राजा को राजन कहते थे इस काल में और राजन की मदद करने के लिए सभा, समिति, विधव गण आदि होते थे जिनकी संख्या कुल 7 थी। इसके अलावा सभा जो है कुलीन पढ़े-लिखे लोगों की सभा थी, ठीक है? इसके अलावा समिति में जो थे आम लोग होते थे, ठीक है? ये आम लोगों की सभाएँ होती थी और इसमें महिला व पुरुष दोनों को भाग लेने का अधिकार था। इसके अलावा विधव, इसे उपज व लूट का भाग बाँटने का अधिकार था। इसके अलावा गण में जो है कुलीन लोग रहते थे। देखिए सभा में कुलीन व पढ़े लिखे यानी कि उच्च वर्ग के और पढ़े लिखे लोग सभी होते थे, लेकिन कुलीन जो है आपका गण जो था, गण में केवल कुलीन वर्ग रहा करता था। कुलीन यानी कि उच्च वर्ग के लोग। अथर्ववेद में सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अधिकारियों की बात करें तो इस काल में ऋग्वैदिक काल में अधिकारियों को रत्निन के नाम से जाना जाता था। इसमें तुम्हारे पुरोहित, सेनानी, स्पश, गुप्तचर आदि हुआ करते थे, पूरा आदि होते थे, ठीक है? पुरोहित यानी कि पुजारी होता था, सेनानी सेनापति हुआ करता था, स्पश की बात करें तो गुप्तचर उसे कहा जाता था और पुरब जो था छोटे दुर्गों की रक्षा करने वाला अधिकारी होता था। इसके बाद इस बार जो है इस काल में बात करें कर की टैक्स की, तो टैक्स जो था वो बलिकर था। इस काल के जो कर था उसे बलिकर कहा जाता था और ये स्वेच्छा कर था यानी कि इंसान की मर्जी थी वो कर दे या ना दे, यानी कि लोग जो है अपनी इच्छा से ही कर दिया करते थे इस काल में। इसके बाद बात करें सामाजिक जीवन की। चलिए जी सामाजिक जीवन को देख लेते हैं एक बार। सामाजिक जीवन, चलिए जी, पावन समाज वर्ण व्यवस्था में बटा हुआ था, लेकिन वर्ण व्यवस्था जो थी वो कर्म के आधार पर, जाति के आधार पर नहीं थी, ठीक है? कर्म के आधार पर, यानी कि जो जिस प्रकार का कार्य करता था उसे उस प्रकार का ही व्यक्ति कहा जाता। जैसे कि लकड़ी का काम करने वाले को बढ़ई, ठीक है? मिट्टी का काम करने वाले को कुम्हार, पशु पालने वाले को गडरिया, ठीक है? और तुम्हारा कृषि करने वाले को किसान कहा जाता था, ठीक है? और मजदूरी करने वाले को मजदूर कहा जाता था, ठीक है? तो इस प्रकार से समाज जो था वो वर्ण व्यवस्था में विभाजित था, लेकिन कर्म के आधार पर। इसके अलावा दास प्रथा का प्रचलन इस काल में था। परिवार या कुल सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी। परिवार या कुल सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी और समाज जो था जैसे कि मैं पीछे आपको बता चुका हूँ पितृसत्तात्मक था और संयुक्त परिवार होता था। इसके अलावा पुनर्विवाह की जो है परंपरा भी थी। बाल विवाह नहीं होते थे, लेकिन ठीक है, इस काल में जो है बाल विवाह का प्रचलन नहीं था, लेकिन नियोग प्रथा कहते हैं जब किसी महिला का पति मर जाता था तो वह अपने देवर के साथ विवाह कर सकती थी, उसे कहा जाता था नियोग प्रथा, ठीक है? नियोग प्रथा थी। इसके अलावा शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के लोग हुआ करते थे इस काल में। अब बात करें आर्थिक जीवन की। इस काल का जो मुख्य व्यवसाय था ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल का, ऋग्वैदिक काल को ही पूर्व वैदिक काल कहा गया है। इस काल का जो मुख्य व्यवसाय था वो था आपका पशुपालन। इस काल का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। गाय को अघन्या यानी कि मारने योग्य नहीं, ठीक है? यानी कि गाय को मारा नहीं जाता था।
अगर जो है इसमें गाय जो शब्द का उल्लेख किया गया ऋग्वेद में 176 बार, 176 बार गाय शब्द का उल्लेख किया गया है और अगर कोई व्यक्ति गाय की हत्या कर देता था, तो उसको मृत्यु दंड दिया जाता था। ठीक है? तो इस काल का जो प्रमुख जो है व्यवसाय था पशुपालन था। इसके अलावा जो है गाय को अग्रगण्य माना गया। कृषि का महत्व कम था इस काल में। घोड़े का प्रयोग रथ खींचने और सेना में किया जाता था। ठीक है? इसके अलावा गाय की प्राप्ति के लिए युद्ध होते थे और व्यापार जो था वो वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था। यानी कि अब तक भी मुद्रा का कोई प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है। इस काल में भी जो है व्यापार जो होता था वस्तु विनिमय के माध्यम से ही होता था। लेकिन पहली बार मैंने आपको बताया था कि लोथल से फारस की मुद्रा प्राप्त हुई है। लोथल से फारस की मुद्रा प्राप्त हुई है। केवल वहीं से एक मुद्रा का प्रमाण प्राप्त हुआ है, वरना उस काल में भी व्यापार जो था वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था। भारत की कोई अपनी मुद्रा नहीं थी। अब बात करें धार्मिक जीवन की, लोग प्रकृति पूजक थे, यानी कि प्रकृति की पूजा करते थे। बहुदेववादी थे, यानी कि बहुत सारे देवताओं की पूजा किया करते थे। ऐसा माना जाता है कि 33 कोटि यानी कि 33 प्रकार के हमारे देवता थे। जैसे कि आंतरिक देवताओं में कुछ प्रमुख देवता थे आपके, जैसे कि इंद्र, इसके अलावा मारुत, रुद्र, वायु, इनको आंतरिक के देवता माना गया है। पृथ्वी के देवता की बात करें तो पृथ्वी, सोम, बृहस्पति आदि को पृथ्वी के देवता माना गया है। आकाश के देवताओं की बात करें, इनकी संख्या सबसे ज्यादा थी, तो इनमें सूर्य, वरुण, उषा, विष्णु, सविता आदि को जो है, ठीक है, आदि को आकाश के देवता माना गया है और ये सबसे अधिक थे। तो आकाश के देवताओं की संख्या सबसे अधिक थी इस काल में। इस काल के सबसे प्रमुख देवता की अगर बात करें तो इंद्र को माना गया है। इस काल में सबसे प्रमुख देवता इंद्र को माना गया है, क्योंकि इनका उल्लेख जो है 250 बार हुआ है। 250 बार इंद्र का उल्लेख हुआ है, इसलिए सबसे प्रमुख देवता इसी को माना गया है और इंद्र को ही पुरंदर के नाम से जाना जाता था। इंद्र को ही पुरंदर के नाम से जाना जाता था। और इंद्र के बाद अगर दूसरा प्रमुख देवता था, वो था आपका कौन सा? अग्नि। अग्नि को मध्यस्थ देवता माना गया, यानी कि आकाश और मनुष्य के बीच का देवता माना गया है। किसको? भगवान और मनुष्य के बीच का देवता किसको माना गया? तो अग्नि को माना गया है। तो ये कुछ आपके जो है आपका काल था, ऋग्वेदिक काल की विशेषताएं थी। अब बात करें उत्तर वैदिक काल, तो उत्तर वैदिक काल जो रहा आपका 1000 बीसी से 600 बीसी के आसपास। मैं एक बात और आपको बता दूं, ठीक है? तो देखिए 1000 बीसी के आसपास, 1000 बीसी के आसपास जो है मानव के द्वारा लोहे की खोज की गई और लोहे की खोज सबसे पहले जो है अतरंजी खेड़ा से की गई। अतरंजी खेड़ा ये कासगंज में पड़ता है, यूपी के। अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में पड़ता है। कासगंज जिले में अतरंजी खेड़ा पड़ता है और यहाँ से पहली बार लोहे के प्रमाण प्राप्त हुए थे। इसीलिए इस काल को उत्तर वैदिक काल कहा गया। और लोहे का जो उपयोग किया गया वो 600 बीसी के आसपास किया गया। 600 बीसी के आसपास लोहे का उपयोग किया गया, जिस कारण लोहे के उपयोग के बाद जो है कृषि की बहुत तेजी से विकास हुआ। कृषि का बहुत तेजी से विकास हुआ। तो लोहे की खोज के कारण समाज व लोगों का अधिक विकास हुआ इस काल में और अधिशेष कृषि इसमें होने लगी। ठीक है? तो बात करेंगे राजनीतिक जीवन की। जन का आकार इस काल में क्या हुआ? बड़ा हो गया। ठीक है? जन का आकार बढ़कर बड़ा हो गया, इसलिए उसको जनपद कहा जाने लगा। ठीक है? और राजा का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया इस काल में और राजा का पद वंशानुगत कर दिया गया। राजा का महत्व भी बढ़ गया, कृषि ज्यादा बढ़ गई तो टैक्स ज्यादा आने लगा, पैसा ज्यादा आने लगा, तो राजा हो गया शक्तिशाली। जब राजा शक्तिशाली होगा तो आपका समिति, सभा, विधवा आदि जो है कमजोर हो जाएंगे, उनका महत्व कम हो जाएगा। और राजा का पद बना दिया गया वंशानुगत, यानी कि राजा का लड़का ही राजा बनेगा। तो इसमें जो प्रमुख समिति थी, सभा, समिति, विधव गण आदि को जो है आदि के अधिकार कम कर दिए गए। ठीक है? रत्निन की संख्या 7 से 13 हो गई। पुरोहित, सेनानी, पुरप, स्पश आदि जो थे इसमें कर जो है नियमित कर दिया गया। जबकि यह आपका ऋग्वैदिक काल में बलिकर था, इस काल में क्या हुआ? कर दिया गया, नियमित स्थायी कर दिया गया, यानी कि आपको प्रत्येक व्यक्ति को कर देना था, राजा को। इसी कारण राजा की इनकम बढ़ गई और वह शक्तिशाली हो गया। सामाजिक जीवन की बात करें, वर्ण व्यवस्था में पूर्ण रूप धारण कर लिया, यानी कि वर्णों को जन्म के आधार पर माना गया। उससे पहले क्या था? कर्म के आधार पर। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? जन्म के आधार पर माना गया और सबसे श्रेष्ठ माना गया किसको? ब्राह्मण को। ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय, क्षत्रिय के बाद वैश्य, वैश्य के बाद शूद्र। ठीक है? इस प्रकार इन लोगों को बांट दिया गया। गोत्र, ठीक है, गोधन एकत्र होना, यानी कि जिस क्षेत्र में गाय, एक क्षेत्र में गायें जो है पूरे गायें गायें होती थी, ठीक है, उसको कहा गया गोत्र। गोत्र की शुरुआत यहीं से शुरू हुई। गाय के जो जो है जिस स्थान पर गायों को समूह के साथ रखा जाता था, उसी क्षेत्र को एक गोत्र कहा गया और ये लोग आपस में विवाह नहीं करते थे। ठीक है? इसके बाद आश्रम व्यवस्था की बात करें, मानव का जो जीवन था 4 भागों में विभाजित किया गया। ब्रह्मचर्य, ये 0 से 25 साल, यानी कि इस काल में जो है मानव शिक्षा प्राप्त करता था। गृहस्थ आश्रम 25 से 50 साल, इस काल में क्या है? इंसान शादी विवाह करके अपना वंश बढ़ाता था। इसके बाद वानप्रस्थ आश्रम की बात करें तो 50 से 75 वर्ष तक परिवार से अलग रहकर जीवन व्यतीत करता था इस काल में मानव। और नंबर 4 पर आता है संन्यास, यानी कि 75 से 100 वर्ष तक ये एकांतवास रहकर अपना जीवन त्याग देता था मानो। इसमें गृहस्थ आश्रम को इनमें सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इसी काल में जो है पितृ ऋण
से मानव को मुक्ति प्राप्त होती थी। इसके बाद ऐत्रेय ब्राह्मण की बात करें, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ चुका है तुम्हारा। पुत्री समस्त दुखों का कारण बताई गई। इस ऐत्रेय ब्राह्मण में ये कहा गया है कि पुत्री जो है, पुत्री को समस्त दुखों का कारण बताया गया है। मैत्रेय संहिता में सुरा, शराब, पासा, जुआ के समान जो है स्त्री को सबसे बड़ी बुराई माना गया है। तो ये दो ऐसे आपके संहिता हैं, ठीक है, दो ऐसी ये पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं जो विवादित हैं महिलाओं को लेकर, ठीक है। और इनकी रचना भी आपकी कौन से काल में हुई, तो उत्तर वैदिक काल में ही हुई, 1000 बीसी के बाद। विवाह की बात करें, अनुलोम और प्रतिलोम इस काल में विवाह थे। अनुलोम विवाह किसको माना गया, तो वर उच्च पक्ष का, वधु निम्न पक्ष की होती थी, उनसे जो उत्पन्न संतान होती थी उसे एक जाति वर्ग बताया गया। इसके अलावा प्रतिलोम वर निम्न और वधु उच्च पक्ष से होते थे, और इनकी जो संतान होती थी उनसे निम्न जाति का विकास हुआ। आर्थिक जीवन की बात करें, लोहे के हल के कारण खेती का अधिक विकास हुआ, जिस कारण जो है इस काल में जो है एक आपका काटक संहिता है। ये काटक संहिता पुस्तक है आपकी, काटक संहिता पुस्तक है। इस पुस्तक में ये बताया गया है कि एक 24 बैलों वाले हल का उल्लेख इसमें किया गया है। काटक संहिता नामक पुस्तक में 24 बैलों वाले हल का उल्लेख किया गया, यानी कि एक हल में 24 बैल जोते जाते थे या जोड़े जाते थे। इस काल का मुख्य व्यवसाय कृषि बन गया, जबकि आपका ऋग्वैदिक काल में क्या था, पशुपालन। लेकिन इस काल में प्रमुख व्यवसाय बन गया क्या, कृषि। मोस्ट इंपोर्टेंट है तुम्हारा, ठीक है, देख लेना। उत्तर वैदिक काल का प्रमुख व्यवसाय क्या था, कृषि, जबकि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था, पशुपालन, सॉरी व्यापार। और ऋग्वैदिक काल में प्रमुख व्यवसाय क्या था, पशुपालन। और दूसरा नंबर हो गया यहाँ पर किसका, पशुपालन का। इसके बाद कृषि के विकास के कारण नगरीकरण की शुरुआत हुई, और इसी को द्वितीय नगरीकरण भी कहा गया। तो प्रथम नगरीकरण कौन सा था, भारत में हड़प्पा सभ्यता, और दूसरा इसको माना गया। धार्मिक जीवन की बात करते हैं, इस काल में प्रकृति पूजा के स्थान पर यज्ञ और कर्मकांडों को अधिक महत्व दिया गया, क्योंकि लोगों की आमदन बढ़ गई और वे जो है कर्मकांड व पूजा पाठ ज्यादा कराने लगे, ठीक है। तो प्रमुख देवता की बात करें, इस काल में जो प्रजापति थे, जबकि ऋग्वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन थे, तो इंद्र थे, जिनको पुरंदर कहा गया, और इन्हें सर्जन का देवता भी कहा गया, इन्हें सर्जन का देवता भी माना जाता है। इस काल में यज्ञों का महत्व अधिक बढ़ गया। राजसूय यज्ञ, ये प्रतिष्ठा दिखाने के लिए किया जाता था। वाजपेय यज्ञ, ये शक्ति प्रदर्शन के लिए किया जाता था। इसके अलावा अश्वमेध यज्ञ, ये क्षेत्र विस्तार के लिए इसमें घोड़ा छोड़ा जाता था, और इन यज्ञों में बड़ी मात्रा में बलि दी जाती थी, कर्मकांड व दान किया जाता था। स्रोतों से ऐसा कहा जाता है कि इनमें 24,000 बैलों की बलि दी जाती थी। यज्ञों में 24,000 बैलों को काटा जाता था, उनकी बलि दी जाती थी। इन्हीं कर्मकांडों के कारण उत्तर वैदिक काल के कुछ अंतिम चरण में जो है उपनिषदों की रचना की गई, और इनकी रचना और इनकी आलोचना की गई, क्षत्रियों के द्वारा, क्योंकि इस समय ब्राह्मणों का वर्चस्व बहुत अधिक बढ़ चुका था। तो उनका वर्चस्व कम करने के लिए क्षत्रियों ने उन लोगों की आलोचना की और उपनिषदों की रचना की। इसी कारण एक दूसरा वर्ग सामने आया, और इन कर्मकांडों से दूर जाना चाहते थे, उन्हें दिशा प्रदान की, जैसे कि गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, जिस कारण सनातन धर्म से ही बौद्ध और जैन धर्म का भी उदय हुआ। तो प्रमुख नदियों की बात कर लेते हैं इस काल में। इस काल की कुछ प्रमुख नदियां थी, उनके जो वर्तमान नाम है, क्या क्या नाम है उनको देख लेते हैं। वितस्ता को वर्तमान में झेलम कहा जाता है, जम्मू कश्मीर में है ये आपकी, ठीक है। पुरुषनी की वो जो है वर्तमान में रावी नदी कहा जाता है, पंजाब में है। इसके अलावा शतुर्दी, इसको आपका सतलज कहा जाता है, ये भी पंजाब में स्थित है। अस्कनी की बात करें, अस्कनी जो है आपकी हिमाचल प्रदेश और आपकी जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में, चिनाब इसको कहा जाता है वर्तमान में। सदानेरा को गंडक कहा जाता है, और ये वर्तमान में आपका जो है बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर है। इसके बाद बात करें कुभा कहा जाता है काबुल को, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र में बहती है। विपाशा की बात करें, व्यास नदी है, ये पंजाब के क्षेत्र में बहती है। सरस्वती की बात करें, घग्गर इसको कहा जाता है, ये हरियाणा के क्षेत्र में, हरियाणा व राजस्थान के क्षेत्र में है। इसके बाद गोरा की बात करें, गंगा, ये आपकी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, इसके अलावा बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। बात करें कालिंदी की, तो कालिंदी को यमुना नदी के नाम से जाना जाता है, और ये आपकी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली होते हुए आपका प्रयागराज में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। कृषि के विकास के कारण जनपद से महाजनपदों का विकास हुआ। इसके बाद आएंगे आपके महाजनपद, ठीक है। तो ऐतिहासिक काल में आपका 600 बीसी से लेकर उसके बाद का जो काल है, ठीक है, 600 बीसी से बाद के काल का जो काल था, ठीक है, उसके बाद यहाँ से राजतंत्र शुरू होता है, ठीक है, राजतंत्र या सामाजिक जीवन शुरू होता है। और इसमें सबसे ज्यादा महाजनपद, यानी कि इस समय 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। 2 मिनट के इनको भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। स्रोत इनके कहां से मिलते हैं, तो अंगुतर निकाय, अंगुतर निकाय ये बौद्ध ग्रंथ था, भगवती सूत्र जो आपका जैन ग्रंथ था, इन दोनों से आपके 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। तो कौन कौन से 16 महाजनपद थे, इनमें से 8 उत्तर प्रदेश में और 3 बिहार में थे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं मगध की। मगध जो था आपका इसकी राजधानी राजगृह या गिरिव्रज थी, और इसी के बाद में पाटलिपुत्र या वैशाली भी इसकी राजधानी बनी। वर्तमान में पटना और गया वाला क्षेत्र यानी कि बिहार में स्थित है।
इसके बाद वज्जी की बात करें, वज्जी की राजधानी वैशाली थी। इसका जो क्षेत्र है आज के टाइम में बिहार का उत्तरी क्षेत्र यानी कि जिसको तिरहुत के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 8 महाजनपदों का समूह था ये, ठीक है? और प्रथम गणतंत्र विश्व का इसी को माना जाता है। इसके अलावा एक और बिहार में था आपका अंग। अंग की बात करें तो इसकी राजधानी चंपा थी और ये क्षेत्र भागलपुर व मुंगेर यानी कि झारखंड की सीमा और पश्चिम बंगाल की सीमा पर ये क्षेत्र था। इसके बाद काशी की बात करें उत्तर प्रदेश में है, वाराणसी ये क्षेत्र था। कौशल की बात करें इसकी राजधानी श्रावस्ती या साकेत थी, ये उत्तर प्रदेश के फैजाबाद यानी कि अयोध्या वाले क्षेत्र में स्थित है। ठीक है? मल की बात करें ये कुशीनगर में था। कुशीनगर आपका जो है नेपाल की सीमा पर स्थित है। इस जो है वर्तमान में देवरिया और कुशीनगर के आसपास है। इसकी राजधानी कुशीनगर हुआ करती थी। यहाँ पर गौतम बुद्ध को जो है निर्वाण प्राप्त हुआ था, महापरिनिर्वाण यानी कि गौतम बुद्ध का देहांत हुआ था। वत्स की बात करें इसकी राजधानी कौशाम्बी, ठीक है? ये वर्तमान में प्रयागराज व कौशाम्बी में स्थित है। इसके अलावा कुरु की बात करें इंद्रप्रस्थ यानी कि दिल्ली के आसपास वाला, दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। पांचाल की बात करें अहित क्षेत्र या कंपिल्य के अंतर्गत इसका क्षेत्र आता है। बात करें सूरसेन की मथुरा, ठीक है? मथुरा, आगरा और मथुरा वाला क्षेत्र इसके अंतर्गत आता था। चेदी की बात करें तो सुक्तिमती या सोक्तिमती, ठीक है? यहाँ का राजा शिशुपाल था और ये क्षेत्र आपका जो है बुंदेलखंड के आसपास आता था। बात करें अवंती की, अवंती जो है उज्जैन माहिष्मती साम्राज्य इसको ही कहा जाता है, ठीक है? और इसकी राजधानी जो है उज्जैन थी और बाद में माहिष्मती बनी। तो उत्तरी राजधानी उज्जैन थी और दक्षिणी थी माहिष्मती। ये आपका एमपी में स्थित था। ये क्षेत्र एमपी में स्थित था। इसके बाद बात करें मत्स्य, मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। वर्तमान में इसको जयपुर कहा जाता है यानी कि राजस्थान में क्षेत्र था। अस्मक की बात करें पोटली या पोतली, ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित था और दक्षिण भारत में एकमात्र यही स्थल था आपका 16 महाजनपदों में। कंबोज की बात करें पाकिस्तान में है वर्तमान में। राजपुर या हटक के आसपास इसका क्षेत्र मिलता है। कंबोज जो है राजपुर हटक इसकी राजधानी थी, पाकिस्तान में है। बात करें गांधार की तो गांधार आपका जो है इसकी राजधानी तक्षशिला थी। ये आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित है और प्रथम शिक्षा का स्थल इसी को माना जाता था। तक्षशिला प्रथम विश्वविद्यालय माना जाता है पूरे विश्व का। तो ये कुछ 16 महाजनपद थे। ये कुल आपके 16 महाजनपद थे, ठीक है? और इनमें जो शासन व्यवस्था थी वो राजतंत्रात्मक थी। सभी जगह राजतंत्रात्मक थी, लेकिन एक राज्य था आपका वज्जी, ठीक है? वज्जी में जो है वज्जी में गणतंत्र यानी कि लोगों के द्वारा सरकार चुनी जाती थी, ठीक है? जबकि बाकी और सभी जगह आपका राजतंत्रात्मक था। केवल एक वज्जी ऐसा क्षेत्र था जहां पर आपका जो है गणतंत्र था। इसके अलावा एक क्षेत्र हुआ करता था आपका कौन सा? मल। मल में भी गणतंत्र था जो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्थित था। तो ये आपके 16 महाजनपद थे। इसके अलावा उत्तर वैदिक काल, ठीक है? तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है इसमें आपको देख लेते हैं, ठीक है? एक बार आज जो हमने पढ़ा है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ी सी एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने जो पढ़ा है इतिहास में, ठीक है, प्राचीन इतिहास आज स्टार्ट किया है और प्राचीन इतिहास में हमने सबसे पहले जो पढ़ा है, प्राचीन इतिहास में हमने जो सबसे पहले पढ़ा है वो पढ़ा है आपका प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में आपका पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल पढ़ा है। इसके बाद ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल यानी कि जिस काल में हमें लिखित और पुरातात्विक दोनों साक्ष्य मिले हैं, लेकिन लिखित साक्ष्यों को पढ़ा नहीं गया है, तो उसमें हमने हड़प्पा सभ्यता पढ़ी है, उसके प्रमुख जितने भी स्थल थे उन सबको पढ़ लिया है। इसके बाद वैदिक काल, वैदिक काल में आपका ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल व उत्तर वैदिक काल यानी कि ऋग्वेद और उसके जो है बाकी तीनों वेद है, ठीक है? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद भी पढ़े हैं। इसके अलावा उपनिषद वगैरह पढ़ लिए हैं। इसी में हमने 16 महाजनपद, ठीक है, 16 महाजनपद भी कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है? तो आज की इस क्लास में आपका जो है इन सभी आपके 3 से 4 टॉपिकों का रिवीजन हो चुका है, ठीक है? इसके बाद अगला जो टॉपिक आएगा तुम्हारा, अगली जो क्लास आएगी उसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म और मगध साम्राज्य को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? इसके बाद जो है तीसरी वीडियो में इनके 4 से 5 वीडियो में आपका प्राचीन भारत कंप्लीट इसमें हो जाएगा, ठीक है? इसी प्रकार से 4 से 5 वीडियो में ही आपका मध्यकालीन भारत और 5 से 6 वीडियो में आपका आधुनिक भारत कंप्लीट, यानी कि 10 से 12 वीडियो आपकी ऐसी आ जाएगी, 15-16 वीडियो ऐसी होगी जिनमें आपका पूरा कंप्लीट भारत, ठीक है, कंप्लीट इतिहास आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है? जो आपके आगामी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है, ठीक है? जो आपका दिल्ली यूपी पुलिस है, इसके अलावा तुम्हारा आरओ और यूपीपीसीएस का जो पेपर होगा, उसके बाद एमपीपीसीएस भी ऐसी ही बात, ठीक है? वो आपका लेकिन अप्रैल में होगा। चलिए तो आज की क्लास को करते हैं यहीं पे समाप्त। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो